नमस्कार, 11 बजे के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी एमएलसी उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में ये नाम तय किए गए हैं। जितिन प्रसाद, संजय निषाद का नाम तय किया गया है। बेबी रानी मौर्य के नाम पर भी मोहर लगी है। सुबह 11:30 बजे धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संजय निषाद भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में यहां पर नाम तय किए गए हैं। बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। थोड़ी देर में धर्मेंद्र प्रधान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें इस बात की जानकारी दी जाएगी। बीजेपी एमएलसी उम्मीदवारों के नाम तय किए गए हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में ये नाम तय किए गए हैं। जितिन प्रसाद, संजय निषाद का नाम तय किया गया है। क्या कहेंगे एक बार बता दीजिए। आज पार्टी मुख्यालय पहुंचे हैं, क्या सब कुछ तय हो गया है? और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रही है। अनामिका, क्या अपडेट है? कितनी देर में इस बात का औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ऐलान करने वाली है? और देखिए अनुपम, आज का दिन बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2022 के चुनाव की तैयारियों के बीच में जिन 4 नामों को लेकर पिछले 2 महीने से सिर्फ और सिर्फ मंथन हो रहा था, उन 4 नामों की घोषणा आज हो सकती है। और इसी के तहत जो सुबुगाहट है और जो चर्चाएं हैं, वो उसमें से संजय निषाद को लेकर के भी है, जिन्होंने दिल्ली जाकर के कई दौर में अमित शाह के साथ मुलाकातें की, जेपी नड्डा से मुलाकातें की। और अब लगता है कि कल जो देर रात कोर कमेटी की बैठक हुई है बीजेपी के बाद से मुख्यमंत्री आवास पर, उसमें लग रहा है कि इन 4 नामों पर मुहर लग गई है, क्योंकि संजय निषाद बीजेपी मुख्यालय के भीतर आ चुके हैं। जो तस्वीरें हैं अगली मैं दिखा दूं बीजेपी मुख्यालय की, कि कुछ देर पहले संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। उनके ठीक कुछ देर के बाद ही पार्टी के चुनाव प्रभारी, जो यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प तस्वीरें वो ये हैं, देख सकते हैं आप, जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं आज बीजेपी मुख्यालय के भीतर। इसमें पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ संजय निषाद की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। ये वही संजय निषाद है जो पिछले दिनों तमाम अपनी मांगों को लेकर चर्चा में थे। इनकी चर्चा में एक मांग ये भी थी कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जाए। हालांकि आज जिस तरीके से चर्चा आगे बढ़ी है, बातचीत आगे बढ़ी है, और संजय निषाद से जो हमने बातचीत की उसमें उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बताने के लिए काफी थी कि एमएलसी के 4 नामों में एक नाम तो उनका तय है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो बैठक में बातचीत में तय हो चुकी हैं, जिसका ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जाएगा। और कुछ ही देर के बाद ये जो सामने हॉल देख रहे हैं आप, इस हॉल में धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय निषाद की भी मौजूदगी होगी, यानी कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ये। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी ऐलान किया जाएगा कि आगामी चुनाव में बीजेपी निषाद पार्टी के साथ कितनी सीटों पर आगे बढ़ेगी, कितनी सीटों पर कहां चुनाव लड़ेगी और स्ट्रेटेजी क्या होगी पार्टी की। तो कुछ ही देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। बहुत हद तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों में महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बाकी के जो 3 नाम हैं, हो सकता है कि उन 3 आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप नजर बना के रखिए। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। कोरोना से लड़ाई में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। टीकाकरण के जरिए कोरोना को मात देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। कोविड वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश फिर नया रिकॉर्ड बनाएगा। सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, अगर वो पूरा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य होगा। सीएम योगी की निगरानी में चल रहे महाअभियान का ही असर है कि उत्तर प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा टीकाकरण हुआ है। तो वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अब तक 9 करोड़ 88 लाख वैक्सीनेशन हो चुका है और अब ये 10 करोड़ का आंकड़ा जो आज उत्तर प्रदेश में पार कर लिया जाएगा। टीकाकरण के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। ये हम आपको बता रहे हैं कि कब क्या कौन कौन से चरण में क्या क्या हुआ। ये आंकड़ों के साथ 1 मार्च से दूसरा चरण, 45 साल से ज्यादा का टीका और वैक्सीनेशन की शुरुआत कब हुई, ये पूरी तस्वीर आंकड़ों के साथ ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। अब की बार 10 करोड़ के पार, यानी कि 10 करोड़ का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन का अब यहां पर छुआ जा रहा है। आज यह आंकड़ा पूरा हो जाएगा 10 करोड़ का। 9 करोड़ 88 लाख वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हो चुका है। वो दौर हमें याद है जब
और बातचीत करने के लिए ग्राउंड पर अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, अगर बात करें उस तस्वीर की, जब देखते थे कि पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान भी वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम तरह की बातें सामने आई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन यह काम रुका नहीं और अब एक रिकॉर्ड स्तर पर हम आ चुके हैं। और जी हाँ, बिल्कुल 16 जनवरी आज मुझे भी याद है अभी कि जब पहला टीकाकरण का दिन था, जब प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था इसको, उसके बाद बहुत सारे मिथ थे, बहुत सारे सवाल जवाब थे। लेकिन वक्त बीतने के बाद दूसरा नंबर जब आया, दूसरा चरण, तो 45 साल के लोगों को छूट दी गई, 45 साल तक के। फिर 1 मई से 18 साल तक के लोगों को भी टीका लगाने की छूट दी गई। फिलहाल आंकड़ों पर अगर ध्यान दे दें तो मेरे पास जो कोविन भारत सरकार का ऐप है वो खुला है। अभी 9,88,93,342 लोगों को टीका लग चुका है। करीब आप इसको मान सकते हैं कि 9,89,00,000 यानी 11 लाख अभी हम पीछे हैं। माना जा रहा है कि 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में हम 10 करोड़ के आंकड़े तक आ जाएंगे। ऐसे एक वैक्सीनेशन सेंटर पर आप नज़ारे देखिए, लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है, लोग खड़े हुए हैं, सुबह से लाइन लगी हुई है। ये वही उत्साह है जो हम तमाम लोगों के मोराल को बूस्ट कर रहा है, तमाम लोगों में एक शक्ति प्रदान कर रहा है कि कोविड से आखिर कैसे लड़ना है। कोविड की जंग और महामारी से लड़ने का यही एक तरीका फिलहाल है कि वैक्सीनेशन मैक्सिमम हो जाए। और हम जब सब आंकड़े पर पहुँच जाएंगे 60 से 70%, तो आप मान के चलें कि हम काफ़ी हद तक मजबूत पोजीशन में हो जाएंगे। हालांकि ये आंकड़ा पहले और दूसरे डोज को मिला करके है, लेकिन तब भी जो आंकड़े कह रहे हैं कि 18 साल से ऊपर लोगों की आबादी उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ से 16 करोड़ तक है। अगर हम उसमें 10 करोड़ तक पहुंच जा रहे हैं, यानी हमारे पास 4 से 6 करोड़ फिर बचते हैं लोग। और जो आने वाला वक्त है उस सीमा को भी हम जब पार कर लेंगे तो पूर्ण रूप से वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन कम आग करके इसको भी मत चलिए, क्योंकि एंटीबॉडी 96% अभी बन रही है, जो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो, दोनों वैक्सीनों में। तो ऐसे में पहली डोज के बाद भी काफी सुरक्षा बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हैं। उमेश, अगर मेरठ की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर वैक्सीनेशन की ड्राइव पर बहुत काम किया गया। हेल्थ वर्कर्स लगातार डटे रहे और उसी का परिणाम है कि अब हम एक नए रिकॉर्ड की ओर हैं। 10 करोड़ वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में पूरे होने जा रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर अनुपम जी, टीकाकरण को लेकर उत्तर प्रदेश नित नए रिकॉर्ड बना रहा है। मेरठ भी टीकाकरण को लेकर रिकॉर्ड रोजाना बना रहा है। रोजाना लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उसे पूर्ण किया जाता है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम रोजाना ऐसे ही टीका लगवाने के लिए उमड़ता है। और यहाँ पर जो स्टाफ है वो रोजाना उसी जुनून, उसी जज्बे और उसी जोश के साथ लोगों को टीका लगाते हैं। आप ये बताइए कि टीका लगाने को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश नए रिकॉर्ड बना रहा है, आप भी उत्साहित हैं कि यूपी नए रिकॉर्ड बना रहा है? जी, हम बिल्कुल उत्साहित हैं। यहाँ पे रोजाना बहुत भीड़ होती है, लोगों के अंदर बहुत ही जुनून होता है लगवाने के लिए, बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं है, ये सब। क्या कहेंगी मैडम, टीका लगवाने को लेकर जिस तरह से उत्तर प्रदेश रोजाना रिकॉर्ड बना रहा है और रोजाना लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, और आज 10 करोड़ का आंकड़ा उत्तर प्रदेश पार कर जाएगा, कितना उत्साहित आप खुद हैं इस अभियान से जुड़कर? पहले तो काफी डर लगता था, लेकिन अब कोई डर नहीं लगता। नॉर्मल जैसे चलते हैं वैसे हैं, और काफी एनकरेज भी हो रहे हैं। काफी एनकरेजमेंट मिलती है। आप क्या कहेंगे, युवा हैं, टीका लगवाकर अपने आप को सेफ कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि लोग और भी टीका लगवाएं और अपने आप को सेफ करें? यस सर। क्या कहेंगे, आप युवा हैं, कितना खुश हैं टीका लगवाकर? टीका लगवा के हम बहुत खुश हैं। ये मतलब एक सबको बिल्कुल उमेश, हम आएंगे आपके पास, लोग अपने रिएक्शंस दे रहे हैं। अमित गंजू हमारे साथ कानपुर किस तरह से तांता लगा हुआ है लोगों की बात करें तो कानपुर में भी तमाम अस्पतालों में सोशल जितने लोग हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से ड्राइव चलवाई और उसका असर अब यहां पर उत्तर प्रदेश में दिख रहा है कि 10 करोड़ वैक्सीनेशन का टारगेट हम अचीव करने वाले हैं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा अनुपम जी, कानपुर में भी इससे अछूता, जैसे मेरे सहयोगी उमेश बता रहे थे, मैं पहले एक सेंटर का दृश्य दिखाना चाहूंगा। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, मगर उसके बाद भी इतना पानी यहाँ जमा है। ऐसे तमाम 128 सेंटर्स हैं जहां आप देखिए कैसे लंबी कतार लगी है। लोग कानपुर के अतोत्साहित है, इस टारगेट को वो पूरा करना चाहेंगे। आपने इंजेक्शन लगवाया, वैक्सीनेशन लगाया, कैसा लग रहा है सर? आज आप प्रदेश 10 करोड़ पूरा ठीक लग रहा, पार करने जा रहा है। ठीक लग रहा। ठीक है, क्या कहेंगे बाकी लोगों को जो घरों में अभी तक बैठ के नहीं लगवा रहे हैं? तो उनको लगवाना चाहिए, जरूरी है लगवाना चाहिए। आपने लगाया? हाँ, इधर आइए, बताइए। इतनी बारिश की भी आपने चिंता नहीं की, तुरंत लगाने आए आप? हाँ, लगाने आए। क्या कहेंगे बाकी लोगों को जो घरों में बैठे अभी तक संकोच? लगवाइए जाके। देखिए कितने लोग लाइन से, आप लोग सब लगवा चुके हैं? हाँ, क्या पहला डोज है, दूसरा? पहला डोज है।
धन्यवाद देना चाहेंगे सरकार का, कितना बढ़िया बिल्कुल काम धन्यवाद, किया है। बहुत बढ़िया काम। क्या कहेंगे सर आप? बढ़िया है। बढ़िया। आपने लगवाया? हाँ जी। चलिए देखिए, आप अनुभव देख सकते हैं, लंबी कतार। आप बहन जी लगवाई? लगवा लिया। कोई दिक्कत नहीं। कोई परेशानी नहीं। देखिए निश्चित तौर पर हर व्यक्ति, मैम आपने लगवाया, देखिए भाई साहब, मैम आपने फर्स्ट है सेकंड आपका? मेरा सेकंड है। सेकंड। क्या कोई परेशानी, किसी प्रकार कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टेट आज अपना एक टारगेट और पूरा करने जा रहा है 10 करोड़। क्या कहेंगे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को? ये बहुत अच्छी उन्होंने मुहिम स्टार्ट की है, इससे लोग सेफ हो रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए लोग सेफ हो रहे हैं। हम एक बार दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ सेंटर पे एग्जैक्टली देखिए पानी कितना जमा है, उसकी लोग चिंता किए बिना इस सेंटर में आ रहे हैं और लंबी बिल्कुल अमित, हम आएंगे आपके पास। राजीव हमारे साथ नोएडा से हैं। राजीव, अगर नोएडा की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में नोएडा ही वो था जो सबसे ज्यादा केसेस आ रहे थे, स्थिति अनकंट्रोलेबल थी और उसके बाद सरकार की प्लानिंग का असर हुआ, वैक्सीनेशन की ड्राइव्स भी बहुत बड़े स्तर पे चलाई गई और अब हम 10 करोड़ का टारगेट पाने वाले हैं। फोन कट गया, पैच कीजिए। राजीव, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजीव से हम संपर्क करें, लेकिन आपको बता दें कि अब तक 9.88 करोड़ वैक्सीनेशन उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं और जल्द ही भारत के अंदर जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के कोशिशें की गई हैं, उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ का जो टारगेट है वो यहां पर उत्तर प्रदेश पाता हुआ नजर आ रहा है। और आज यह हमारा का विवाद था। बताया जा रहा है कि बाघंबरी मठ की जमीन पर साल 2011 में विवाद शुरू हुआ था। महेंद्र नरेंद्र गिरी ने एक कर 4 हिस्सों में जमीन को बेचा था। हर बार जमीन को लेकर उनका शिष्य आनंद गिरी से विवाद हुआ। इसी जमीन में तत्कालीन एसपी विधायक और प्रॉपर्टी डीलर शैलेंद्र सिंह ने भी जमीन खरीदी थी और उस जमीन पर अपार्टमेंट बनवाया था। सूत्र बताते हैं कि उस अपार्टमेंट में महेंद्र नरेंद्र गिरी के सबसे करीबी सुरक्षाकर्मी अजय सिपाही को एक बड़ा फ्लैट दिया गया था। महेंद्र नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में गिरफ्तार आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। मामले की संवेदनशीलता को चलते दोनों को सामान्य बंदियों से अलग अलग सुरक्षा सेल में रखा गया है। जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट कर दिया गया है। गिरी और उनके प्रिय शिष्य आनंद गिरी के बीच संपत्ति का विवाद कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कौन कौन लोग किरदार थे, इसकी पड़ताल न्यूज़ 18 कर रहा है। जहां हम खड़े हैं इसी जगह से जमीन का विवाद वर्ष 2011 में शुरू हुआ। ये घर अगर आप देख रहे हो तो ये उस वक्त के जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के कहा जा रहा है, उनका घर था। बाद में उन्होंने बेच दिया। महेश नारायण सिंह उनका नाम होता था, उसमें समाजवादी पार्टी के विधायक थे और वो जहां पर आपको देख रही होगी हरी पीली बिल्डिंग, वहां से भी विवाद था और लगभग 300 मीटर से अधिक तक की ये जमीन बाघंबरी मठ के पास थी। वर्ष 2011 के आसपास यहीं से वो विवाद शुरू हुआ। जब ये जमीन बेची गई उस वक्त भी आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी को जमीन बेचने से रोका था। रोकने के बावजूद महंत नरेंद्र गिरी ने ये जमीन उस वक्त के तत्कालीन विधायक महेश नारायण सिंह जो समाजवादी पार्टी से जुड़े थे उनको ये जमीन बेची। लगभग 300 मीटर से अधिक का ये दायरा है जो हम आपको पड़ताल करा रहे हैं। उसके बाद एक एंट्री हुई इस पूरे मामले में। शैलेंद्र सिंह जो प्रॉपर्टी डीलर थे उन्होंने विधायक से साठगांठ की और उन्होंने ये तय किया कि इस इलाके को डेवलप किया जा सकता है और फिर अपार्टमेंट या प्लाटिंग करके घर बनाए जा सकते हैं। तो ये दूसरा हिस्सा था जो अब दिखा रहे हैं आपको। ये जो घर बने हुए हैं यहाँ पर फिर वो प्लाटिंग की गई और इस पूरी जमीन को बेचा गया। ये आपको दूसरा हिस्सा दिखाते हैं। ये दक्षिण दिशा की तरफ का है। ये दूसरा रो है जहां पर अपार्टमेंट बनाए गए। अब शुरू होता है तीसरा हिस्सा जहां से विवाद ज्यादा गहराया। यानी जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उन्होंने ये पूरी जमीन जो खरीदी थी वो बहुत पहले उन्होंने खरीदी थी और कहा जाता है कि इस जमीन को खरीदने के बाद उन्होंने काफी लंबे समय तक, यानी नरेंद्र गिरी ने एसके मिश्रा और सूर्यमणि त्रिपाठी ये दो लोग थे जिनको पहले बेचा। एक मिठाई की दुकान के बगल में वो भाग मौजूद है। इसके साथ ही मुख्य द्वार से दक्षिण दिशा तक ये पूरा मामला आता है और इसका कागज भी न्यूज़ 18 के पास है कि ये जमीन थी, कैसे थी, क्या था, किस तरह से किया गया। और उसके बाद जो शैलेंद्र सिंह का नाम आ रहा है ये है वो आलीशान अपार्टमेंट। इस अपार्टमेंट को हम आपको दिखाते हैं। ये तीसरा हिस्सा है बाघंबरी मठ की जमीन दक्षिणी की तीसरा हिस्सा। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं।
वो अपार्टमेंट के ऊपर से दूसरा फ्लैट जिसमें पेड़ लटका हुआ दिख रहा है बिल्कुल फ्रंट रो की, वो महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात सिपाही अजय सिंह का अपार्टमेंट है। पहले उन्हें दूसरा अपार्टमेंट दिया गया था, बाद में उन्हें बड़ा घर चाहिए था। नौकरी सिपाही की, लेकिन घर आलीशान चाहिए। ये शौक शायद पतन की तरफ ले जाता है। तो ये बिल्डिंग है, शैलेंद्र सिंह को कहा जा रहा है वो प्रॉपर्टी डीलर थे। इस जमीन को लेकर जब शैलेंद्र सिंह से डील हुई तो कुछ विवाद हुआ, लेकिन उस वक्त के विधायक महेश नारायण सिंह ने कहा कि ये जमीन तब तक हम नहीं देंगे जब तक हमें इसकी डील नहीं मिलेगी, यानी वो भी इसमें हिस्सेदार थे। इस अपार्टमेंट में महंत नरेंद्र गिरी ने अपने कई चहेतों को फ्लैट दिलवाए, उसमें अजय सिंह सिपाही भी था। यहां भी नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी ने काफी विरोध किया कि ये जमीन बिकनी नहीं चाहिए। तो सुना आपने किस तरीके से यहां पर परत दर परत चीजें खुल करके सामने आ रही हैं, और अजीत सिंह हमारे संवाददाता अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में वो जगह तक गए, वहां पर गए जहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो तक हम आपको दिखा रहे हैं। इससे जुड़ी और भी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आगे भी दिखाएंगे। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। फिरोजाबाद से खबर, जहां पर सभासद से मारपीट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस घटना के विरोध में एसपी एमएलसी कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंच गए और आरोपी मुंशी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विवाद गर्माता देख एसपी ग्रामीण ने आरोपी मुंशी को लाइन हाजिर कर दिया है। सभासद ने मुंशी पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया था। बताया जा रहा है कि सभासद किसी की सिफारिश लेकर शेखवाबाद कोतवाली आए, वहीं मुंशी से उनका विवाद हो गया। सभासद का आरोप है कि मुंशी ने उसे थप्पड़ मार दिया। यहाँ पर एक प्रकरण के संदर्भ में एक बच्चा आया था, उसके साथ एक सभासद आए थे और इनका आरोप है कि यहाँ एक मुंशी है जिसने इनके साथ दुर्व्यवहार किया, और इसके संदर्भ में क्षेत्राधिकारी शेखवाबाद यहाँ पर आए। इन्होंने इसकी प्राथमिक रूप से जांच किया और जांच में पाया कि तथ्यों में इसमें सच्चाई है। इस आधार पर इनको तत्काल लाइन के लिए भेजा जा रहा। बहराइच में एक दबंग युवक की सनक से अफरा तफरी मच गई। आरोप के मुताबिक युवक ने शाम को एक मेडिकल व्यवसायी को धमकाया था। इसके बाद वो पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए अपने घर के ऊपर चढ़ गया। पुलिस जब उसे पकड़ने गई तो उसने घर के ऊपर से ही ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। इसमें एक सब इंस्पेक्टर का सिर फूट गया और एक सिपाही को चोट आई है। मामले को बढ़ता देख सीओ और 2 थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और दबंग युवक को पकड़ने का प्रयास करने लगी। आखिरकार पुलिस ने बेहयात आरोपी युवक को अपनी हिरासत में ले लिया है। एक दिन पहले भी युवक ने बेवजह मेडिकल कारोबारी को धमकाया था, जिसकी शिकायत पुलिस से हुई थी। मथुरा के थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत कुछ लोगों ने एक दुकानदार दबंगों की गुंडई देखने को मिली है। मंडी चौराहे के समीप नरसी विहार पर दबंगों ने चाइनीज फूड की दुकान पर खाया और फिर चलने लगे। जब दुकानदार ने पैसे मांगे तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। दबंगों का खौफ इस कदर था कि मोबाइल पर वीडियो बनते देख उन्होंने वीडियो बना रहे लोगों को भी धमकाकर मोबाइल बंद करा दिया। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। केवल पैसे मांगने के ऊपर हुआ था, चाउमीन खाने के बाद में पैसे मांगने के ऊपर। फिर क्या हुआ, पूरा मामला बताओ। उन्होंने गाली गलौज की और बोला नीचे उतर के आओ तुम्हें पैसे देते हैं। तो नीचे उतर के गए, उन्होंने जो है बोला कि गाली देके फिर उन्होंने कॉलर पकड़ के थप्पड़ मारा। तो उसके बाद में झगड़ा बढ़ गया दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी बढ़ा, उनकी तरफ से भी बढ़ा। उसके बाद में फिर शॉर्ट आउट हो गया। फिर हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे, जब तक उनके और आदमी बुला लिए उन्होंने। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।